नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। तो हम लोगों का लॉ समस्या स्टार्ट हुआ था और लॉ समस्या के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें लॉ सा को हम लोगों ने स्टार्ट किया। लॉ सा वाले में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें अब तक आपने कुल कुल 4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। चार टाइप के क्वेश्चन हुए थे कि आई थिंक 6 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। बिल्कुल 6 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, 6 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज 7वां प्रकार है। 7वां प्रकार लस स्पेशल टाइप का क्वेश्चन लस के उसका 7वां प्रकार आज है। 7th प्रकार 7वां प्रकार। 6 प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो लस में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वे सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो परीक्षा में किसी न किसी पूछा ना गया हो। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते पढ़ते चलिए। एलसीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट किए जाते रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 12, 15, 16। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 10, 7, 11 बचे। तो क्या कह रहा है? ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिन्हें क्रमशः भाग दिया जाए। क्रमशः भाग देना है, क्रमशः भाग देना है किससे? 12, 15 और 16 से। 12, 15 और 16 से भाग देना है और शेष क्रमशः शेष भी बचना चाहिए। क्रमशः शेष क्या बचना चाहिए? शेष बता रहे हैं कि 7, 10 और 11 बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चनों में से भी है लेकिन पूछता रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूछा भी जाएगा। तो क्वेश्चन में करना क्या होगा? आप केवल इन सब का अंतर निकालो। इन सब का अंतर आएगा 5, इसका भी 5, इसका भी 5। इस टाइप के क्वेश्चनों की विशेषता क्या है? इस टाइप के क्वेश्चनों की विशेषता यह है कि अगर क्रमशः विभाजन की बात कर रहा है और शेष फल भी क्रमशः बचा रहा है, तो इन दोनों का शेष और विभाजक जो हैं उनका अंतर हमेशा कोई एक ही संख्या आएगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्न को निकाल पाना, हल करके निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। फिर आपको वेरीफाई कराना ही होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जिसमें इस तरीके की सुविधा न दी गई हो कि वो माइनस करने पर बराबर न हो। तो अब क्या करना होगा? अब ये करना है कि इन सब का निकाल लीजिए, लस का लस निकाल लिया जाए, लस, और जो अंतर है उसको माइनस करिए। दी गई संख्याओं का लस माइनस अंतर, आंसर आएगा। तो 12, 15 और 16 का 12, 15, 16 का लस कितना हो जाएगा? 12, 15, 16 का लस हो जाएगा 240। 240 इसका लसा हो गया। माइनस कर देते हैं 5, माइनस कर देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कर दिया जाए तो क्या बच जाएगा भाई? बच जाएगा 235। 235, तो ये संख्या है 235, जिसमें 12 का भाग देंगे तो 7 बचा रहेगा, 15 का भाग देंगे तो 10 बचा रहेगा, 16 का भाग देंगे तो 11 बचा रहेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर लो। वेरीफाई करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि हर बार हर ऑप्शन को,
हर ऑप्शन को 12 से भी चेक करना है, 15 से भी चेक करना है, 16 से भी चेक करना है। हर ऑप्शन को इससे तीनों से चेक करना होगा। अगर संयोग से चौथा ऑप्शन सही हुआ तो कम से कम 3 त्रिक 9 बार चेक करना पड़ेगा। तो जहां पर जरूरत है कि वेरीफाई करके हम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर पाए तो वहां वेरीफाई करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो नियम भी आसान बना देता है प्रश्नों को, तो यहाँ पर नियम ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जिसमें क्रमशः 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 17, 27 और 37 बचे। तो संख्या क्या क्या है? क्रमशः संख्याएं हैं। जो संख्या है, संख्याएं क्रमशः क्या है? क्रमशः संख्याएं हैं 15, 25 है, 35 है और 45 है। 15, 25, 35 और 45। शेष क्रमशः क्या बच रहा है? शेष क्रमशः बच रहा है 7, 17, 27 और 37। अंतर निकाल लिया जाए तो अंतर कितना बच रहा है? 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया अंतर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, समान आना है, अंतर समान आना है। तो क्या किया जाए? अब अगला स्टेप हमारा था कि 15, 25, 35, 45 का निकाल दें, का लस माइनस अंतर। तो जब लस निकालेंगे तो आएगा, लस आना चाहिए। लस निकालने की विधियां अब आपके पास हैं, आप किसी भी विधि का प्रयोग करके लस निकालिए। वो आ जाएगा 1575 और माइनस कर देंगे 8। 1575 और 8 घटा दिया जाए तो बचेगा 67। 1567। ये 1567 वह संख्या है जिसमें अगर आप 15 का भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, 25 का भाग देंगे 17 बच जाएगा, 35 का भाग देंगे 27 बच जाएगा, 45 का भाग देंगे 37 बच जाएगा। तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप कंफर्म कर सकते हैं। 8वें टाइप का क्वेश्चन, 8वें, हर एक टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। जहाँ कोई आपको संशय हो, समझ में ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। निश्चित रूप से कंफर्म होने चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से समझते और सुनते चलिए। अगली टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें मैं कह सकता हूं कि 8वें टाइप का क्वेश्चन अगर देखा जाए, ल स ही हम लोग इस समय पर कर रहे हैं। ल स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। केवल अभी ल स म स अभी बाकी है। म स जैसे ही ल स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होंगे, वो म स के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उसके बीच के जो कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन आते हैं उसे भी देखेंगे। ल स का कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता, ये प्रयास किया जाएगा। तो चलिए 8वें प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है इसका वो 2 तरीके का इसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन बना सकता है। एक तो घंटियों के बजने से संबंधित आता है, घंटी बजी कि ल स निकलेगा। अब तक का रिकॉर्ड है कि जब भी घंटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा तो ल स की मदद लेनी ही पड़ती है। तो घंटी बजी और ल स निकालना पड़ेगा। तो या तो घंटियों से संबंधित क्वेश्चन हो जाए, या तो कभी कभी चक्कर लगाने का क्वेश्चन देता है कि 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो एक सर्किल में दौड़ रहे हैं। एक इतने मिनट में एक चक्कर लगाता है, दूसरा इतने मिनट में चक्कर लगाता है, तीसरा इतने मिनट में चक्कर लगाता है। तो कितने मिनट बाद वे एक
फिर से एक साथ होंगे, ऐसा क्वेश्चन या तो फिर घंटी का क्वेश्चन हो। तो आइए दोनों को उसी मेथड से हल कर रहे हैं, घंटी वाला क्वेश्चन या चक्कर वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां दे रहा है, नहीं 4 घंटियां दे रहा है। 4 घंटियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 4 घंटियां हैं जो 3, 4, 5 तथा 8, 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। फिर कह रहा यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजी हों, यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजी हों तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे। प्रातः ये कह रहा है, ये प्रातः 6 बजे एक साथ बज रही हैं, एक साथ बज बजे। तो कह रहा है फिर से कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो 6 बजे पहली बार बजा, अब क्या करना है, बात वही है, 3, 4, 5 और 8 का निकाला जाए लस निकालते हैं। ये वही संख्या है जिसमें आकर सभी की सभी घंटियां एक साथ बज जाएंगी, सभी की सभी घंटियां एक साथ बज जाएंगी। तो 3, 4, 5, 8 का लस क्या हो सकता है, ठीक 120। ध्यान रखिए 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब अगर बजे की बात है तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे में 2 घंटे, अगले 2 घंटे बाद फिर से वे एक साथ बज जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जैसे ए में दे रखा है ABC, ऊपर लिखा हुआ है ABCD, मैं यहां भी लिख दे रहा हूं। ABCD में इन्होंने क्या दे रखा है, 8 बजे, 10 बजे, 7 बजे और 9 बजे। 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे और 7 बजे। तो 6 बजे बजी है एक साथ, तो 2 घंटे बाद बजेंगे। इसका मतलब 2 घंटे बाद 6, 2, 8, 8 बजे बज जाएंगे। 8 बजे बज जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए केवल इतना ही नहीं, इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन पूछने पर निर्भर करता है। ये बजे भी पूछ सकता है या वहीं पर एक प्रश्न और पूछ सकता था, कितने समय बाद सभी घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। तो समय कितना है, 120 मिनट या 2 घंटे बाद। लेकिन बजे का कहेगा तो एक टाइम दिया रहेगा, उसके अनुसार ऑप्शन बनाएगा। और अगर बजे का नहीं दिया है तो 2 बातें कर सकता है, या तो घंटे में बदल कर समय पूछ ले या तो मिनट में ही डायरेक्ट पूछ ले। तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस घंटी वाले से और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। इस क्वेश्चन को तो एसएससी ने और अन्य परीक्षाओं ने भी जैसे कि झड़ी लगा दी हो, रिपीटेशन का बहुत बार पूछा जाता रहता है। कह रहा है कि 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंडों के अंतराल में बजती हैं। तो वे 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। आइए, तो क्वेश्चन है कि 6 घंटियां हैं, 6 घंटियां जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतरालों में बजती हैं। अब यहां टाइम नहीं दिया है, न तो कह रहा है कि कई बजे बजेगा क्या नहीं। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर ये घंटियां बज रही हैं तो 30 मिनट में
कितनी बार बजेंगे, कितनी बार बजेंगे, कितनी बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां आपको क्या समझना है कि पहले, सबसे पहले तो घंटी बजी कि ल स तो निकाल ही लेना है। ल स निकाल लिया जाए। ल स इसका क्या आ रहा है कि 120 सेकेंड आ रहा है। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। इसका मतलब है जब भी घंटियां बजना शुरू हुई होंगी उसके 2-2 मिनट पर ये एक साथ बजेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक घंटी, पहली वाली घंटी 2 सेकंड में बजेगी, तो दूसरी वाली में यानी 4 सेकंड जब बीतेगा तो 2 वाला और 4 वाला भी बच जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 सेकंड आएगा तो इस पे 6 वाली बजेगी, 2 वाली बजेगी, लेकिन 4 वाली नहीं बजेगी। ऐसे आप चेक करेंगे तो लस ही आपको निकालने पड़ेंगे। तो लस आने के बाद ही कंफर्म होगा कि वो कौन सा समय है जिस पर सभी की सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 120वां सेकंड ऐसा हर बार आएगा जहां पर सभी की सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, यानी दूसरा मिनट। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रश्न 2 तरीके का पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है जैसे कि अभी तो एक प्रश्न इन्होंने पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार ये घंटियां बजेंगी। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा है और प्रारंभ की बात नहीं कर रहा है, अगर प्रारंभ की बात नहीं कर रहा है तो आप प्रारंभ को भी गिनेंगे, यानी 0 पर। एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब ये घंटियां एक साथ बजी और उसके बाद फिर 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तब 30 मिनट में ये जो घंटियां बजेंगी, 30 मिनट में एक 0 पर बजेगा, 2 पर बजेगा, 4 पर बजेगा, 6 पर बजेगा, 8 पर बजेगा, 10 पर भी बजेगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि 0 पर भी बजेगा, 2 पर भी बजेगा, 4 पर बजेगा, 6 पर बजेगा, 8 पर बजेगा, 10 पर बजेगा। इस तरीके से 2-2 मिनट के अंतराल पर यह बजता रहेगा और अंतिम में ये 30वें मिनट में भी बजेगा। आप इस तरीके से देखेंगे कि 0 को जब सम्मिलित कर लिया जाएगा तो एक बार ये और ये 15 बार, ये 15 बार, तो कुल मिला के 1 + 15 यानी 16 बार घंटी बजेंगी। 16 बार घंटियां एक साथ बजेंगी। फिर मैं आपको बता दूं कि एक बात ध्यान रखना होगा कि 0 पर भी आपको एक बार काउंट करना होगा, क्योंकि इन्होंने 0 की बात बोली ही नहीं, रोका ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, 0 को छोड़कर। और जब प्रश्न में ये बात आ जाए कि 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर या कहे प्रारंभ को छोड़कर, प्रारंभ को छोड़कर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी बिना कुछ कहे पूछा गया। अगर बिना कुछ कहे पूछा गया है तो 16 बार, और अगर 0 को छोड़कर कह रहा है या प्रारंभ को छोड़कर कह रहा है तो 15 बार घंटी बजेगी। 15 बार घंटी बजेगी। आई थिंक निश्चित रूप से ये बात कंफर्म हुई होगी। अगर 0 को छोड़ दीजिए तो 15 बार, और 0 को इंक्लूड कर लीजिए, यानी प्रारंभ को छोड़ दीजिए, प्रारंभ को इंक्लूड करिए। प्रारंभ को इंक्लूड करेंगे, जोड़ लेंगे तो 16 बार, और प्रारंभ को छोड़ दिया तो 15 बार। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक जो था, अभी तक वो शुद्ध रूप से केवल ल स पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। आइए अब म स पर आधारित, जो पूर्ण रूप से म स की परिभाषा या म स पर आधारित क्वेश्चन है, उसकी भी शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ल स और म स दोनों की मदद लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं
उसकी भी बात करते हैं। तो फिलहाल चलिए आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो म स के अंतर्गत आएगा। जितना भी प्रकार का अभी तक मैंने क्वेश्चन ल स में आपको बताए, आप उसको ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ रिवाइज करिए। इससे बढ़कर क्वेश्चन आने नहीं है। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप उसको रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, एक आध बार पुनः वीडियो देख लीजिए तो निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी। आइए म स पर आधारित क्वेश्चन, म स के लिखित क्वेश्चन, म स पर आधारित लिखित क्वेश्चन। अभी तक तो म स के लिए भी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें था डायरेक्ट लिखा हुआ था कि म स निकालो, म स ज्ञात करो, इसका म स उसका म स। यहाँ अब कुछ ऐसा नहीं कहने वाला। फिर क्या कहने वाला है? कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या या कुछ ऐसा विभाजित कर दे। यानी इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेने होंगे कि हमें इसका म स निकाल कर ही उत्तर बताना होगा। छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, क्वेश्चन दिया कि वह, पहले टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ कर दूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 56, 140 और 168। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 56, 140 और 168 से पूर्णतः विभक्त हो। सॉरी, वह, फिर से क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 56, 140 और 168 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो पूरा पूरा विभाजित कर दे और बड़ी से बड़ी संख्या, यही तो म स था, यही तो म स था। तो इसका क्या निकाल लिया जाए? म स निकाल लिया जाए। म स निकालने की आपके पास ढेर सारी विधियां हैं। आप म स निकालो, इसका म स निकालो, का म स, किसी भी विधि का प्रयोग करके म स निकाल लीजिए। तो म स जब आप निकालेंगे तो 56 से तो ये नहीं कटेगा, 56 को काटने वाला 28 है। 28 56 को काट रहा है, बिल्कुल 28 5 बार में ये कट जा रहा है और 8 6 48, 6 बार में ये भी कट जा रहा है। तो इसका म स हो जाएगा 28। आप निकाल लीजिएगा, चाहे गुणनखंड विधि लगा लीजिए या तो बॉक्स मेथड लगाइए, कोई भी विधि लगाकर आप इसका म स निकाल लीजिए तो 28 हो जाएगा। 28 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पर, एक क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और लगा लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 36, 54 और 108 को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 36, 54 और 108, 36, 54 और 108 को पूर्णतः विभक्त कर दे। बात वही है। तो इन सब का हम लोग क्या निकालें? इसका निकालेंगे, इन सब का निकालेंगे का म स निकाल लिया जाए। म स 36 नहीं 18, 18 दूना 18, 18 3 54 और हो जाएगा 18 छक्का ठीक 18 से सब कट जा रहा है। सबसे बड़ी संख्या 18, जो इन सबको काट दे रहे, तो इसका म स निकाल के आप इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। एसएससी जीडी, अभी यूपीपी की परीक्षाओं में, एमपीपी की परीक्षाओं में और दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में सीधे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न और डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अगर म स निकालने आता तो बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन, म स में दूसरे टाइप का क्वेश्चन, म स में अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये क्या पूछ सकते हैं? ये जैसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 63, 77 और 98, 63, 77 और 98, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर शेष क्रमशः 3, 5 और 2 बचे। शेष क्रमशः 3, 5 और 2 बचा। ये शेष बचना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, ये जो शेष है ये अलग और ये संख्या है, संख्या दे रहा है। जैसे कि लस में क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां छोटी संख्या की बात कर रहा है और कट जाए की बात कर रहा था। यहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा और काट दे की बात करेगा। तो वहां का कंडीशन और यहाँ कंडीशन में बदलाव है। यहां काटने वाली संख्या कह रहा है कि इन सबको काटे, लेकिन 63 से 3 बच जाए और 77 से 5 बच जाए और 68 से 2 बच जाए। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा सा तरीका, हम जो बचने वाला है उसको पहले ही बचा लें। हम कह रहे हैं कि 22 रुपया है, 5 लोगों को बांट दो, और कहा कि लेकिन 2 रुपया बचा लीजिए। तो 22 है तो हम पहले 2 अपना निकाल लें, या तो फिर उसको भाग दे देकर बचाएं। तो हम पहले से 2 निकाल के और उसका मासा निकाल दें, काम खत्म। यहाँ से 3 हटा दें, यहाँ से 3, क्योंकि इसमें से 3 बचाना है। 3 हटाएंगे तो 60 यहाँ बचा रहेगा। 77 है, 77 में से 5 को घटा देंगे तो कितना है, 72 बचा रहेगा। 98 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचा रहेगा, 96 बचा रहेगा। पहले ही बचा दिया। अब क्या करें, अब अगर इसका मौसा निकाल लेंगे, जैसे ही इसका मौसा निकालेंगे वो इसको काट देगी। जब वो 60 को, 72 को, 96 को काट देगी तो अपने आप 63 के लिए 3 बच जाएगा, 77 के लिए 5 बच जाएगा, 98 के लिए 2 बच जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अगर शेष फल क्रमशः निकालने के लिए और बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो उसको क्रमशः घटा के उसका निकाल लीजिए मौसा। तो 60, 72 और 96 का मौसा निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 12 आना चाहिए। 12। अब अगर आप 12 का भाग 63 में दीजिए तो 12 पंजे 60, बचेगा 3। 12 छंग 72, 72 कट गया तो 5 बच गया। 12 8 96, 96 कट गया तो 2 बच जाएगा। इस तरीके से आप सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन मासा का है वो पूछा जाएगा और आसानी से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका और देख लिया जाए तो रिपीट बन जाएगा, एक बार रिपीट हो जाएगा तो 2 समान टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 समान टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ये कह रहे हैं वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं वे बड़ी से बड़ी या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसका 200 और 432, 200 और 432 में भाग देने पर, को विभाजित करने या भाग देने पर क्रमशः शेष 2 और 3 बचे। शेष क्या बचना चाहिए, 2 और 3। लो भाई, 2 और 3 बचाने की बात कर रहे हैं, हमने दो पहले ही निकाल लिया और 3 पहले ही निकाल लिया। 2 पहले निकाल दें तो बचा होगा 198 और 3 पहले निकाल लिया जाए तो बचा होगा 429। तो 198 और 429 का आप किसी भी विधि से मौसा निकाल लीजिए, मौसा निकालें। इन दोनों का मौसा निकाल लिया जाए। जब आप मौसा इसका निकालेंगे तो 33 आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो इसका मौसा हो जाएगा 33। इसका मतलब अब अगर आप इस 33 का भाग 200 में देंगे तो 2 बचा के देगा, 432 में भाग दे देंगे तो 3 बचा के दे देगा। तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को समझने और करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन ये बनाते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट
और भी इम्पोर्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेंगे कि अभी जो ये शेष बचा रहे थे अलग अलग, अब शेष अलग अलग नहीं बचाएंगे, या तो वो संख्या शेष समान कह दें कि शेष समान बच जाए, और या तो फिर कह दें कि या ऐसे कह दें कि वो संख्या दोनों दे दे, एक सेम संख्या दे दे कि 4 4 4 बच जाए, 6 6 बच जाए, 2 2 बच जाए ऐसा, या तो डायरेक्ट कहेगा कि समान शेष बचे। ध्यान रखिए, अगर संख्या बचाने वाली जो अंक या संख्या है वो दे दिया गया है तो हम इसी पिछले वाले नियम से ही लगा लेंगे, लेकिन अगर बचाने के लिए संख्या निर्धारित नहीं किया है तो चेंज होगा, और उसी टाइप का क्वेश्चन ये तीसरे में बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा है, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285, 60, 150 और 285 कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60, 150, 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में समान शेष की बात कर रहा है, संख्या नहीं दे रहा है, ध्यान रखिए समान शेष कह रहा है, संख्या नहीं दे रहा है कि कितना बचना चाहिए, केवल समान शेष रहे ये कह के ये खुद बच जाना चाहते हैं। तब क्या करेंगे, तब सीधा सा एक छोटा सा सिस्टम अपनाइए, बड़े आसानी से हो जाएगा। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना क्या है, अंतर, क्या निकालना है, अंतर, अंतर निकालना है, अंतर। अब चलिए अगर अंतर निकाला जाए तो 60 और 150 का अंतर 90, और 150 और 285 का अंतर, 150 और 285 का अंतर 135, और 60 और 285 का अंतर ये बन रहा है 225। अब ये जो अंतर हैं, अंतर, आप अंतरों का म स निकाल के आंसर बता के आप भी बच जाइए, हट जाइए। मतलब म स निकालना है किसका किसका, 90 का, और कितना है 135 है, और कितना है 225 है। तो इसका म स जब निकालेंगे आप तो आएगा 45, इसका 45 म स आ जाएगा। मतलब अगर इन संख्याओं में 60, 150, 285 में 45 का भाग दे दिया जाए तो हर बार समान शेष बचेगा। कितना बचेगा इससे नहीं मतलब, जो भी बचेगा वो बराबर बचेगा, तीनों में बराबर बचेगा। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए। बात क्लियर अगर है तो क्यों ना एक क्वेश्चन और देखा जाए। तो हम लोग म स का एक्सरे कर रहे हैं इस समय पर, म स की चीजों को समझ रहे हैं। म स में अगला जो क्वेश्चन ये बनाए हुए हैं, इनका एक क्वेश्चन और आगे है जिसमें शेष को ये क्रमशः समान शेष बचाने की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका और देखा जाए, समान शेष का, हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान होते हैं। 76, 151 और 226, 76, 151, 226 ये कह रहे हैं वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए जिसका 76, 151, 226
में भाग दिया जाए तो शेष समान हो। समान शेष, समान शेष जैसे ही आया और आंकिक वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करना है, तुरंत इन सबका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालें 76 और 151 का, 151 और 226 का, 226 और 76 का। जब आप अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर तो हो जाएगा 75, इन दोनों का अंतर भी 75 और इन दोनों का अंतर ये 75 75 150 हो जाएगा 150। तब करना क्या है, हमें निकालना है अंतर का या अंतरों का मस, अंतरों का मस, अंतरों का मस। अंतर क्या क्या है, अंतर है 75 और 150। तो 75 छोटा है, आप देख सकते हैं सबको काट भी ले रहा है, तो इसका मस हो जाएगा 75। जो तो 75 से अगर आप भाग दे दीजिए तो शेष सदैव क्या बच जाएगा, समान बच जाएगा, शेष समान बच जाएगा। अब ये तो यानी तीसरे टाइप का क्वेश्चन रहा। चौथे टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, में चौथे टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, में चौथे टाइप का क्वेश्चन तो मौसम में चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आइए मौसम में चौथे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मौस का चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, ये मौस में चौथे टाइप का क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो हो जाएगा, देखिए एक टाइप का क्वेश्चन जो बना रहा है ये लिखित टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिया कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है किसी दूध वाले के पास किसी एक टंकी में 75 लीटर दूध अटेगा और दूसरी टंकी में 45। एक में 75 लीटर दूध अट रहा है और दूसरे में 45 लीटर दूध अट रहा है। कह रहा है कि ऐसे बड़े से बड़े माप का कोई एक डब्बा बता दीजिए जिससे ये पूरा का पूरा निकाल ले। तो इसका मतलब हो रहा है पूरा पूरा निकालने का मतलब ही तो है पूरा पूरा काट देगा तब भी तो पूरा लीटर गायब, सारा का सारा दूध गायब होगा। तो करना क्या है, यानी इनको काटने वाली संख्या मतलब मस, तो मस निकाल लिया जाए। मस कितना होगा, 45 और 75 का, तो ये हो जाएगा 15 लीटर। 15 लीटर का ये डब्बा अगर ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा दूध निकल। लिखित टाइप का क्वेश्चन बनाता है। एक क्वेश्चन और इस पर दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इसको जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो ये कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इनका है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। दो टंकियों की धारिता दे रहा है, एक 120 लीटर की है, 120 लीटर की, और एक टंकी जो है, एक टंकी वो है 56 लीटर की, 56 लीटर की दूसरी टंकी है, 56 लीटर की, 56 लीटर की। अब ये कह रहे हैं कि बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को के द्रव को पूरी संख्या में माप ले। तो सीधी सी बात है, ऐसा डब्बा चाहिए। अभी हम लोगों ने निकाला तो इन दोनों का निकाल लिया जाए मस, इसका मस निकाला जाए। मस हमें लगता है 8 आ जाएगा, 8 लीटर। लेकिन ऑप्शन तो लीटर में नहीं दिया है। अगर ऑप्शन लीटर में नहीं दिया है
तो इसको ऑप्शन अगर घन सेमी में दे रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो इसको चेंज अगर आप करें तो एक चीज जानिएगा, 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेमी माना जाता है। तो 8 लीटर में कितना हो जाएगा? 8000 घन सेमी। तो आपके ऑप्शन में 8000 घन सेमी मिल जाएगा। तो कभी कभी मात्रक चेंज करके भी दे सकते हैं, तो मात्रक भी जानना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे जानिए कि 1 लीटर में कितना घन सेमी होता है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा म स का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, यानी 5वें टाइप के क्वेश्चन में आ रहे हैं। ध्यान रखिए क्या चल रहा है म स का एक्सरे चल रहा है। तो म स के एक्सरे में अगला टॉपिक जो बनेगा वो 5वें प्रकार के टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है वो देखिए जरा। 5वें प्रकार के क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा समझने लायक भी प्रश्न, इंपॉर्टेंट, एसएससी, रेलवे, यूपीपी और अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5वें टाइप पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो पहला इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न कह रहे हैं एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं, उसमें कुछ अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। एक ठो 403 लीटर है, 403 लीटर है। एक ठो 465 लीटर है, 465 लीटर है। और एक ठो दे रहे हैं 496 लीटर, 496 लीटर। 403 लीटर, 465 लीटर, 496 लीटर। अब अगर ये कहता कि कितना कम से कम माप का डब्बा चाहिए तो आसान था, केवल मासा निकाल के रख देते थे। लेकिन यही बात नहीं खत्म हो रही, ये कह रहे हैं कि अधिकतम माप का कौन डिब्बा हो और ऐसे डिब्बे कितने चाहिए जिसमें इसको पूरा भर के और अलग अलग कर दे, मिलाएं भी नहीं। तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो इनका आपको मौस तो निकालना ही होगा, क्योंकि डब्बे तो चाहिए ना, लेकिन किस माप का चाहिए वो तो आपको इसकी मदद से ही निकलेगा। तो जब आप मौसा निकालेंगे 403, 465, 496 का, तो इसका मौस आ जाएगा 31। मौसा निकालने के आप भाग विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, गुणनखंड विधि अप्लाई कर सकते हैं, और बॉक्स डब्बा विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी बड़ी संख्याएं हों तो मैंने बताया होगा, जब बड़ी संख्याओं का मौसा निकालना हो तो आप भाग विधि निकालो, वो जाएगा भले ही तिखे, यानी तिखे जाएगा, तिर्यक जाता है, लेकिन निकालता बड़ा आसानी से, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मौसा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, 31 लीटर का डब्बा तो चाहिए हमको, लेकिन ये कह रहे हैं कई ठो डब्बा चाहिए। डब्बे ढेर सारे रख देने हैं, सब में पेट्रोल भर दीजिए, डीजल भर दीजिए, अलग अलग डब्बों में, और मोबिल भर दीजिए। ये सारे के सारे मिक्स भी नहीं हो और पूरा का पूरा ये बॉक्स जो बड़े बड़े कंटेनर हैं वो खाली भी हो जाए। तो 31 का अगर इसमें देखेंगे तो 31 के कितने डब्बों की जरूरत होगी? तो मुझे लगता है 403 के लिए कुल 13 डब्बे
13 डब्बे इसके लिए चाहिए, और 13 दूना 26, दो और ठीक, 2 और तो 15 ठो इसके लिए चाहिए, 15 और इसके लिए, और 65 के बाद 96 गया हुआ है तो 31 और एक और, यानी 16 इसका चाहिए। तो सबको जोड़ दिया जाए तो कुल डब्बों की जरूरत पूरी हो जाएगी, और वो डब्बे होंगे 44। जोड़ दीजिए 44। तो कुल कितने डब्बों की जरूरत होगी? 44। किस माप का डब्बा चाहिए? 31 लीटर का। किस माप का चाहिए? 31 लीटर का। कितने डब्बे कुल चाहिए पूरा भरने के लिए? 44 डब्बे चाहिए। इस तरीके एक क्वेश्चन इसी का और पूछता है एक क्वेश्चन इसी में और पूछता है। प्रश्न इसी का है कि 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी और 169 सेमी। 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी, 169 सेमी, सभी में सेंटीमीटर लगा हुआ है। सभी में सेंटीमीटर। इतने माप के धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितने? मतलब ये कह रहे हैं कि इतने माप के धातु की छड़ें हैं, इनको अधिकतम लंबाई में काटना है, लेकिन बराबर बराबर काटना है। अगर ऐसा काट के रख दिया जाए तो कुल कितने छड़ हो जाएंगे? एकदम जैसे इससे पहले वाला पॉइंट क्वेश्चन था, ठीक उसी तरीके। उसमें डब्बों की संख्या, इसमें काट काट के उस लंबाई में छड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो वो मैक्सिमम लंबाई चाहिए ना। मैक्सिमम लंबाई के लिए क्या निकाल दें? मौसा निकाल दें। तो 78, 104, 117, 169, इसका मौसा मुझे लग रहा है 13 होना चाहिए। बिल्कुल 13 हो जाना चाहिए। 13 इसका मौसा हो जाएगा। अब 13 सेंटीमीटर का छड़ चाहिए, तो 13 छाक 78, 13 8 104, 8 ये हो जाएगा। 13 9 117, तो 9 ये हो जाएगा। 13 में 169, तो 13 ये हो जाएगा। तो कुल जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ऐसे क्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऐसे क्षणों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 8 6 14 9 23 और 13 36। ऐसे कुल 36 क्षणों की आवश्यकता होगी। ऐसे कुल 36 क्षणों की आवश्यकता हो जाएगी। तो क्या मेरी बात कंफर्म है? आप सारी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया होगा, जहां भी आप, फिर से मैं कहूं, एक बार 2 बार रिवाइज करके आप देख लो, निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए। अब जितनी भी बातें मौसा से संबंधित, इंडिविजुअल मौसा से रिलेटेड था, वो अब आपके सामने, इससे अलग नहीं आना है। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जहां आप उसे ये नाम दे सकते हैं कि कठिन क्वेश्चन या जटिल क्वेश्चन नाम दिया जा सकता, लेकिन सॉल्व इजीली होंगे, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं। आप अगर ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपको सब बातें क्लियर होंगी। थैंक यू।